जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा कहें कि दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट राजवंश था, उस राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में यहाँ पर हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। यह आपको देखकर लग ही रहा होगा, है ना। यह हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास पर सीरीज नंबर 99 है। इससे पहले हमने 98 सीरीज एक कंप्लीट कर ली है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले हमारी 98 कला से कंप्लीट जो कि 98 जो टॉपिकों पर हमने विस्तार रूप से यहाँ पर चर्चा की है। इसी के अंदर जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश तो इसके अंदर देखें कि जो राष्ट्रकूट राजवंश है, ये राष्ट्रकूट राजवंश जो कि कहें कि एक शक्तिशाली राष्ट्र राजवंश हुआ था, जो कि आज का जो हमारा कहें कि जो दक्कन का वाला क्षेत्र है, या कहें कि जो आज का कर्नाटक महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पर ये फला फूला। हालांकि अलग अलग समय में इसका विस्तार उत्तर भारत में भी हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, जैसे कि श्रीलंका तक इसका विस्तार हुआ, उत्तर भारत में कहें कि कन्नौज तक इसका विस्तार हुआ। लेकिन हम मुख्य रूप से देखें तो ये वाला इलाका जो कि हमारा राष्ट्रकूट राजवंश जो कि राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। तो इसके अंदर देखें कि जो राष्ट्रकूट राजवंश है, तो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट तो राष्ट्रकूट का हम शाब्दिक अर्थ देखें। जो राष्ट्रकूट शब्द है, इसे राष्ट्रकूट शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का जो कि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो प्रांत, और जो कूट है, इस कूट का हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो है कि प्रमुख। तो प्रांतों का प्रमुख, राष्ट्रकूट का जो कि शाब्दिक अर्थ हम देखें तो वो होता है कि प्रांतों का प्रमुख। जो ये राष्ट्रकूट जो राजा थे, जो राष्ट्रकूट राजा थे, ये राष्ट्रकूट राजा आरंभ में प्रांतों के जो प्रांत थे, उन प्रांतों के ये प्रमुख थे। इनसे राष्ट्रकूटों से पहले यहाँ पर जो कि कहें कि चालुक्य बदामी जो चालुक्य राजवंश था, यानी कि इनसे पहले जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में इन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया, इस क्षेत्र पर इनसे पहले जो चालुक्य राजवंश था, बदामी चालुक्य राजवंश था, उन बदामी चालुक्य राजवंशों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। उन्हें बदामी चालुक्य जो राजवंश थे, उनके ये आरंभ में जो कि सामंत थे, यानी कि जो बदामी चालुक्य जो राजा थे, उन राजाओं के जो प्रांत थे, उन प्रांतों के ये यहाँ पर प्रमुख थे, है ना। तो इसी के साथ है कि जो ये पहले जो राष्ट्रकूट है ना, ये राष्ट्रकूट प्रांतों के प्रमुख होते थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट पहले एक पद का नाम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ साथ बदलता गया, और धीरे धीरे जो ये पद था, जो प्रांतों के प्रमुखों का पद था, धीरे धीरे एक वंश या कहेंगे एक जाति के रूप में ये बदल गया, धीरे धीरे एक जाति के रूप में बदल गया, है ना। इसी के साथ हम कहें कि जो ये राष्ट्रकूट है, इन राष्ट्रकूटों से संबंधित कुछ प्रमुख मत प्रचलित है। जैसे कि कहा जाता है कि एक अभिलेख मिला है हमको, अभिलेख यानी कि किसी पत्थर पर लिखा हुआ, है ना, जो अभिलेख मिला है, ये अभिलेख जिसका नाम है राघनपुर अभिलेख। एक हमको अभिलेख मिला है, राघनपुर अभिलेख। इस राघनपुर अभिलेख के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि जो हमारे राष्ट्रकूट है, ये राष्ट्रकूट जो ये जाति निकली, ये राष्ट्रकूट जो कि सात्विक यादवों से ये राष्ट्रकूट जाति निकली थी। इस अभिलेख के अनुसार जो राष्ट्रकूट है, ये राष्ट्रकूट जो कि सात्विक यादव जो जाति थी, इस सात्विक यादव जाति से ये राष्ट्रकूट निकले थे। इसी के साथ कहें कि जो सम्राट अशोक था, जो मौर्य वंश का शासक अशोक था, इस अशोक के अभिलेख, हमारे जो मौर्य वंश का शासक अशोक था, अशोक के जो अभिलेख हमको मिले हैं, उन अभिलेखों के अंदर एक जाति का उल्लेख है। उन अभिलेखों के अंदर एक जाति का उल्लेख है जिसका नाम है रठिक। अशोक के जो अभिलेख है, इस अशोक के अभिलेखों के अंदर एक जाति का उल्लेख है, उस जाति का नाम है रठिक। कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि जो ये राष्ट्रकूट है, ये राष्ट्रकूट इसी जाति से इन राष्ट्रकूटों का निर्माण हुआ, या कहें कि जो अशोक के अभिलेख में जो जाति का उल्लेख रठिक है, इस रठिक जाति से ही आगे चलकर जो ये राष्ट्रकूट है, इन राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। इसी के साथ माना जाता है कि जो आज का हमारा जो कि दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में मुख्य रूप से देखिए महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के जो
जो हमारे मराठाओं का उदय हुआ, जो हमारा मराठे एक शक्तिशाली ताकतवर उठकर उभरी, तो कहा जाता है कि जो ये मराठे थे, इन मराठों का उदय इन राष्ट्रकूटों से हुआ था। कहा जाता है कि जो यहाँ पर मराठे हैं, इन मराठों का उदय हुआ, तो ये मराठे है ना, जो कि इन राष्ट्रकूटों से ही कहीं ना कहीं निकले हुए थे। इसी के साथ जो अरबी, उस समय अरबी आक्रांता भारत आए, तो इन अरबी आक्रांताओं ने, जो अरबी थे, इन अरबियों ने जो ये हमारा राष्ट्रकूट है, इस राष्ट्रकूट के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है बलहर। अरबियों ने राष्ट्रकूटों को अलभर कहा। अरबियों ने, जो हमारे अरबी थे, ये अरबियों ने जो राष्ट्रकूट था, इन राष्ट्रकूटों को अलभर कहा। इसी के साथ देखें कि जो इनके जो राजा थे, या कहें कि जो राजा थे, उन राजाओं के अंदर देखें तो जो कि दंती दुर्ग इस जो कि राजवंश है, इस वंश का प्रथम शासक होता है, या कहें कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाला दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग ने यहाँ पर जो कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। जो ये दंती दुर्ग है, ये दंती दुर्ग पहले क्या हुआ करता था, दंती दुर्ग है ना, जो कि यहाँ पर जो हमारा आज का दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की राजधानी बदामी थी, है ना, इसलिए इसको बदामी चालुक्य राजवंश कहा गया। ये जो दंती दुर्ग था, ये दंती दुर्ग इन जो बदामी चालुक्य थे, इन बदामी चालुक्यों के प्रांत का प्रांतपति था, या कहें कि एक सामंत था। दंती दुर्ग इन चालुक्यों का सामंत था, लेकिन समय के साथ साथ जो ये चालुक्य राजवंश है, ये चालुक्य राजवंश की शक्ति कमज़ोर होती है। धीरे धीरे चालुक्य राजवंश कमज़ोर होने लगता है। चालुक्यों के उत्तराधिकारी अत्यंत कमज़ोर आते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर इन चालुक्यों का प्रांतपति, या कहेंगे चालुक्यों का सामंत दंती दुर्ग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। या कहें कि जैसे ये चालुक्य राजवंश कमज़ोर होता है, तो ये जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग जो कि अपना राज्यरोहण कर लेता है, राज्यरोहण दंती दुर्ग कर लेता है। दक्षिण भारत में जो राज्यरोहण है, इस राज्यरोहण को पट्टबंध संस्कार कहा जाता है। ये जो कि पूछा गया है सिविल सर्विस में, है ना, जो कि जो हमारे ओल्ड पेपर है, इसके अंदर देखने को मिलता है कि पट्टबंध संस्कार किसे कहा गया है। तो पट्टबंध संस्कार जो कि दक्षिण भारत के अंदर जो राज्यरोहण होता था, उसको कहा जाता था। जो हमारा ये दंती दुर्ग है, जो हमारा ये दंती दुर्ग है, इस दंती दुर्ग ने जो कर्नाटक है, जो हमारा आज का जो कर्नाटक राज्य है, जो आज का कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक जो आज का कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य का जो उत्तरी भाग है, कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य का उत्तरी भाग है। इस उत्तरी भाग के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मयूरखड़ी। इसे मयूरखड़ी को दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी बनाई। तो जो ये राष्ट्रकूट राजवंश था, तो इस राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी, प्रथम राजधानी मयूरखड़ी थी। मयूरखड़ी को इस दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो दंती दुर्ग है, इस दंती दुर्ग जो कि आज का जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उज्जैन है, इस उज्जैन पर ये जीत प्राप्त करता है। तो दंती दुर्ग की जो महत्वपूर्ण जीत है, दंती दुर्ग की जो महत्वपूर्ण जीत है, वो महत्वपूर्ण जीत ये तो कि उज्जैन, उत्तर भारत में उज्जैन है, इस उज्जैन पर ये कहें कि ये जीत प्राप्त करता है। इसी के साथ जब ये उज्जैन पर जीत प्राप्त करता है, जो दंती दुर्ग है, ये दंती दुर्ग उज्जैन पर जीत प्राप्त करता है, इस खुशी के अंदर, इस अवसर पर ये एक यज्ञ कराता है। यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाता है। हिरण्यगर्भ यज्ञ, जो हिरण्यगर्भ यज्ञ है, इसको गत वर्ष जो कि सिविल सर्विस है, उसके एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ जो हिरण्यगर्भ है, इस जो कि इस जीत, उज्जैन पर जीत करने के बाद में ये हमारा यज्ञ कराता है। इसी के साथ जो इसी के बाद एक ये अन्य यज्ञ और कराता है जिसका नाम है तुला पुरुष दान, जो कि एक यज्ञ करवाता है। ये यज्ञ करने वाला भी दंती दुर्ग है। जो दंती दुर्ग ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया वो ये है कि जो दंती दुर्ग है, इस दंती दुर्ग ने जो आज का जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है एलोरा।
महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है एलोरा। इस एलोरा के अंतर्गत, इस एलोरा के अंदर इस दंती दुर्ग ने एक मंदिर का निर्माण कराया, उसका नाम है 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर जो कि कहें कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो जो ये दंत 10 अवतार मंदिर है, इस 10 अवतार मंदिर का निर्माण इस दंती दुर्ग ने जो कि एलोरा महाराष्ट्र के अंदर करवाया था। इसके बाद में जो कि शासक बनता है वो है कृष्ण प्रथम। इसके बाद में जो शासक बनता है इस वंश का, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का, उसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने कुछ उपाधि धारण कर रखी थी, जैसे कि सुमतुंग की उपाधि इसने धारण कर रखी थी। इसी के साथ अकाल वर्ष की उपाधि भी कृष्ण प्रथम ने धारण कर रखी थी। जो ये कृष्ण प्रथम है, इस कृष्ण प्रथम का जो कि एक इसने महत्वपूर्ण कार्य किया वो यह है कि जो कृष्ण प्रथम है इस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का जो राजा कृष्ण प्रथम है, इस कृष्ण प्रथम ने जो महाराष्ट्र के अंदर एलोरा है, वही एलोरा, उस एलोरा महाराष्ट्र का जो एलोरा है, इस एलोरा के अंदर एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा के अंदर एक मंदिर का निर्माण इस कृष्ण प्रथम ने करवाया, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। जो ये कैलाश मंदिर का निर्माण इस कृष्ण प्रथम ने एलोरा महाराष्ट्र के अंदर करवाया। इसकी खासियत यह है कि जो कैलाश मंदिर है, ये कैलाश मंदिर एकात्मक मंदिर है, यानी कि एक शिला है, एक पत्थर है, इस पत्थर को काट कर इस मंदिर का निर्माण किया। यानी कि एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर को काट पीट कर इस मंदिर का निर्माण किया। यह कहें कि जो ये कैलाश मंदिर आज की विश्व धरोहर के रूप में, या कहें कि एक विश्व विख्यात मंदिरों में से एक है कैलाश मंदिर, है ना। इसी के साथ देखें कि इसके बाद में जो शासक बनता है या कहें कि राजा बनता है इस कृष्ण प्रथम के बाद में, उसका नाम है राजा ध्रुव। राजा ध्रुव शासक बनता है, राजा ध्रुव शासक बनता है। तो राजा जो ध्रुव शासक बनता है, इस ध्रुव का शासनकाल रहता है लगभग 783 ईस्वी से लेकर लगभग 795 ईस्वी तक। इस एक राजा ध्रुव जो कि एक शक्तिशाली शासक होता है, इसका शासनकाल रहता है 783 से लेकर 795 ईस्वी पूर्व तक, ना ईस्वी तक, पूर्व नहीं ईस्वी तक, है ना। इसी के साथ जो हमारा जो राजा है, राजा ध्रुव है, इस राजा ध्रुव ने भी कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि कवि वल्लभ। जो कवि वल्लभ है, ये कवि वल्लभ की उपाधि धारण करने से प्रमाणित होता है कि जो हमारा ये राजा ध्रुव है ये एक कवि था, है ना। इसी के साथ इसने एक उपाधि और धारण करी जिसका नाम है निरुपम की उपाधि धारण कर रखा था। इसी के साथ इसने धारावर्ष की उपाधि भी धारण कर रखी थी। ये राजा ध्रुव पहला शासक था, दक्षिण भारत का ये पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप किया। इससे पहले के राजाओं ने वो दक्षिण भारत तक सीमित थे, उन्होंने उत्तर भारत की जो राजनीतिक इसके अंदर हस्तक्षेप बहुत कम किया था, या कहेंगे न के बराबर किया था। लेकिन जो राजा ध्रुव है, ये राजा ध्रुव दक्षिण भारत का पहला राजा था जिसने उत्तर भारत की जो राजनीति थी, इस उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, यानी सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया। जो ये हमारा राजा ध्रुव था एक शक्तिशाली शासक था। इस समय राजा ध्रुव के समय जो हमारा कहें कि जो आज का राजस्थान है, मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों के अंदर एक कहें कि राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था गुर्जर प्रत्यार राजवंश था। इधर हमारा राष्ट्रकूट राजवंश था, इस राष्ट्रकूट राजवंश का राजा हमारा राजा ध्रुव था। इस राजा ध्रुव ने गुर्जर प्रत्यार जो राजवंश था, इस गुर्जर प्रत्यार राजवंश का राजा वत्सराज था। इस गुर्जर प्रत्यार राजवंश का राजा वत्सराज था। इस गुर्जर प्रत्यार राजवंश जो कि एक शक्तिशाली शासक था, या कहेंगे शक्तिशाली राजवंश था, इस शक्तिशाली राजवंश को इस राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने परास्त कर दिया, या कहें कि हरा दिया। तो इससे यह कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है कि इस समय जो हमारा राष्ट्रकूट राजवंश था यह बड़ा शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो कहें कि जो भारत की जो महाशक्तियाँ थी, या कहीं शक्तिशाली जो राजा थे, वो जो गुर्जर प्रत्यार था, इस गुर्जर प्रत्यार को हराने वाला ये वत्सराज था। इसके बाद में जो शासक बनता है वो शासक का नाम है गोविंद तृतीय शासक बनता है। गोविंद तृतीय शासक बनता है। इस गोविंद तृतीय का शासनकाल लगभग 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक रहता है। इसने कुछ उपाधि धारण कर रखी थी, जैसे कि प्रभुतवर्ष, इसी के साथ पृथ्वी वल्लभी और वल्लभी श्री की उपाधि धारण कर रखी थी। तो वल्लभी श्री शायद आपने नाम सुना होगा, हाँ, जो कि पुष्पा मूवी है। इस पुष्पा मूवी के अंदर वल्लभी श्री जो कि हीरोइन है, उसका असली नाम तो शायद वो है रश्मिका, है ना। रश्मिका उसका नाम असली नाम है इस वल्लभी श्री का, लेकिन ये वल्लभी श्री दूसरी है। रश्मिका
या कहेंगे जो वल्लभश्री पुष्पा केंद्र वो अलग है, ये वल्लभश्री यहाँ पर इसकी उपाधि है ना। इसी के साथ देखें कि जो हमारा इस गोविंद तृतीय है, गोविंद तृतीय है, इस गोविंद तृतीय ने जो कि पाल, इसी के साथ प्रतिहार, यानी कि कहें कि हमने कहा कि यहाँ पर जो आज का गुजरात, मध्य प्रदेश, आज का जो राजस्थान है, यहाँ पर राजवंश हुआ करता गुर्जर प्रतिहार। इसी के साथ जो आज का जो बंगाल है, इस बंगाल वाले इलाके में एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था पाल राजवंश। गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंश हुआ करता था। लेकिन जो गोविंद तृतीय है, इस गोविंद तृतीय ने इन गुर्जर प्रतिहारों को भी हरा दिया और जो पाल राजा थे इनको भी हरा दिया। इस समय जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो केवल गुर्जर प्रतिहार थे और पाल राजा थे। लेकिन इस राजा ने, इस गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट राजा था, इस गोविंद तृतीय ने इन तीनों को हरा दिया। अब तीनों को जब हरा दिया तो ये पूरा क्षेत्र इसके अंडर में आ गया, पूरा क्षेत्र इसके अंडर में आ गया। इसी के साथ जो गोविंद तृतीय, इस गोविंद तृतीय ने जो कि आज का जो तमिलनाडु यहाँ पर कांची है, इसको भी, कांची को भी हरा जीता। इसी के साथ श्रीलंका, इस श्रीलंका पर भी इसने जीत प्राप्त की। इसी के जो आंध्र का क्षेत्र था, इस आंध्र के क्षेत्र पर इसने जीत प्राप्त की। यानी कि इसके क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र शामिल हो गया है ना। इसलिए कहा गया, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि जो गोविंद तृतीय है, इस गोविंद तृतीय के जो घोड़े थे, ये घोड़े, गोविंद तृतीय के घोड़े जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो आज का कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी है, दक्षिण भारत का अंतिम बिंदु, तो कहा गया, इतिहासकारों ने कहा कि जो गोविंद तृतीय, इस गोविंद तृतीय के घोड़े उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो कन्याकुमारी थे, इस कन्याकुमारी तक पानी पीते थे, ऐसा कहा हमारे इतिहासकारों ने इस गोविंद के बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में। इसके बाद में जो कि शासक बनता है वो है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष भी जो कि एक शक्तिशाली शासक था। अमोघवर्ष, इस अमोघवर्ष का शासनकाल रहा 814 ईस्वी से लेकर 880 ईस्वी तक, है ना। 814 ईस्वी से लेकर 880 ईस्वी तक, यानी कि लंबा समय तक इसने शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। इसका जो अमोघ वर्ष था, इस अमोघ वर्ष का मूल नाम था सरवा इसका मूल नाम था। इसी के साथ अमोघ वर्ष ने कुछ उपाधि धारण कर रखी थी, जैसे कि नपतुंग की उपाधि धारण कर रखी थी, वीर नारायण की उपाधि धारण कर रखी थी। जो अमोघ वर्ष था, ये अमोघ वर्ष जो कि विद्वान भी था, कवि भी था, इन्होंने अनेक किताबों की रचना की है। इसी के साथ जो अमोघ वर्ष है, इस अमोघ वर्ष के समय इसके राज्य में यहाँ पर जो कि अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के कारण जो अमोघ वर्ष है, ये अमोघ वर्ष लक्ष्मी में निष्ठा रखता है ना, या कहें कि मान्यताओं में विश्वास रखता है। तो जो अमोघ वर्ष है अपना एक गूंठा लक्ष्मी को दान कर देता है, लक्ष्मी को दान कर देता है ताकि जो अकाल है, इस अकाल से दूर हुआ जा सके। तो इसे कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि जो अमोघ वर्ष है, जो कि अंधविश्वासी टाइप का व्यक्ति था। इसी के साथ इसकी समय, यानी कि अमोघ वर्ष के समय एक विदेशी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, एक विदेशी यात्री सुलेमान, ये सुलेमान अरबी था, ये अरब से भारत के अंदर आया था। जब ये अरब से भारत के अंदर आया था तो इस समय जो कि अब अमोघ वर्षन का जो कि यहाँ पर शासन था, यानी कि जो सुलेमान है, ये सुलेमान अमोघ वर्ष के समय काल भारत में आया था। ये सुलेमान भारत के अंदर 851 ईस्वी में आया था। और इसने जो कि सुलेमान है, इस सुलेमान ने इस राष्ट्रकूट राजवंश को देखकर कहा कि जो विश्व की 4 बड़ी शक्तियों में से ये राष्ट्रकूट राजवंश एक है। सुलेमान के अनुसार विश्व के अंदर 4 महाशक्तियाँ थी, जैसे कि चीन, रोम और अरब। इसके अलावा जो चौथी महाशक्ति थी है ना, वो थी राष्ट्रकूट। तो इन्होंने राष्ट्रकूट में विश्व के 4 शक्तियों में से एक बताया है ना, या कहीं बड़ी शक्ति माना। इसी के साथ जो हमारा ये था, इसके बाद में इसने जो ये अमोघ वर्ष था, जो एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए जो अमोघ वर्ष है, इस अमोघ वर्ष ने जो इस राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी, पहले तो राजधानी थी है ना, पहले राजधानी दूसरी थी, लेकिन अब बदलकर इस अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी जो कि बनाई मन्याखेट इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यानी कि इसने जो कि इस मयूरखड़ी से बदलकर, पहले राजधानी मयूरखड़ी थी, इस मयूरखड़ी से बदलकर जो अमोघ वर्ष है, इस अमोघ वर्ष ने राजधानी मान्या यहाँ पर खेट बनाई। इसके बाद में जो अमोघ वर्ष के बाद में जो राष्ट्रकूट राजवंश है, ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, कमज़ोर शासक होते हैं। इसके बाद में कर्षण द्वितीय जो कि शासक बनता है। कर्षण द्वितीय का शासनकाल 880 से लेकर 914 ईस्वी तक रहता है।
इसके एक ही एकमात्र विजय यह थी जो कृष्णमृत्य था, इसने कन्नौज, जो आज का जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज है, ये कन्नौज कभी राजा हर्ष की राजधानी हुआ करती थी, जो कि कहें कि इस कन्नौज के लिए इधर से गुजर प्रतिहार चाहते थे कि कन्नौज इनको मिल जाए, इधर से जो कि पाल थे वो चाहते थे कन्नौज इनको मिल जाए, इधर से ये राष्ट्रकूट चाहते थे कन्नौज ही मिल जाए। इसको कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूट जो कि कृष्णमृत्य है, इस कृष्णमृत्य ने जो कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसी के साथ कहें है ना, इसी के साथ फिर अगला जो शासक बनता है वो कृष्णतृतीय है। ये कृष्णतृतीय है, ये कृष्णतृतीय है तीसरा, यानी कृष्ण तीसरा। तो कृष्ण जो तृतीय है, इस कृष्णतृतीय के समय 949 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। दक्षिण भारत के जो चोल थे, इन चोलों पर आक्रमण किया 949 में। इस 949 चोलों के आक्रमण, इस युद्ध को कहा गया टक कोलम का युद्ध। इस टक कोलम के युद्ध में जो कृष्णतृतीय है, एक कृष्णतृतीय चोलों को हराने में सफल हो गया, यानी कि चोलों पर इसने जीत प्राप्त कर ली। लेकिन हम मोटे तौर से कहें कि इस राष्ट्रकूट राजवंश था, इस राष्ट्रकूट राजवंश में महिलाओं को भी जो कि राजनीति में भागीदारी थी, या कहें कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी हमको राजनीति में थोड़ी बहुत भागीदारी देखने को मिलती है। इन राष्ट्रकूटों के समय यहाँ पर जो महिलाएँ थी, ये महिलाएँ पर्दा नहीं करती थी, यानी कि महिलाएँ यहाँ पर पर्दा नहीं करती थी। इसी के साथ यहाँ पर देखा गया है कि जो ये राजा थे, ये राजा लगभग सभी धर्मों को समान रूप से नहीं मानते थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी धर्म के प्रति जो कि किसी धर्म के प्रति विरुद्ध थे। माना जाता है कि राष्ट्रकूट राजा लगभग सभी धर्म को ही मानते थे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जैन धर्म को भी, इसी के साथ जो हिंदू धर्म है, जिसके हिंदू धर्म कहें कि लक्ष्मी वगैरह, इनको इन्होंने माना। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया, जो हमने यहाँ पर देखा, जो हमने यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त की है ना, जिसके अंदर से लगभग कहें कि इनके अंदर से लगभग जो हमने देखा लगभग 20% क्वेश्चन इसी के अंदर से, जो कि यूपीएससी या कहेंगे सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, इसके अंदर लगभग इन्हीं में से 20% क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस किताब के अंदर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ये हमने जो जानकारी बताई है ऑथेंटिक जानकारी है, जो कहे कि सर्वमान्य बुकों के साथ जो ऑथेंटिक बुक है उनके द्वारा, है ना, यहाँ पर बनाए गए हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसको आप लाइक वगैरह तो कर दोगे। इसी के साथ जो अगले टॉपिक है, जैसे कि कहें कि पाल राजवंश, इसी के साथ है ना कि अन्य वो राजवंश है, उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।